अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअकीब के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते थे। यकीनी तौर पर इस वक्त मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। गो के मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी हलचल मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा असर है वो सैलाब का है। और सैलाब की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, चाहे हम गिलगित बल्तिस्तान लें, चाहे वो सिंध का हिस्सा लें, वहाँ तक तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त सैलाब में डूबी हुई हैं। गो के तमाम सूबाई हुकूमतें, जिसमें पंजाब है, केपी है या सिंध की हुकूमतें हैं, वो इससे नबरद आज़मा होने की कोशिशें कर रही हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या सैलाब की अपनी जो सूरत हाल थी, इस सैलाब की सूरत हाल के यकीनी तौर पर जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये इंटरनेशनली तौर पर भी ये बताया गया था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस खित्ते के दीगर ममालिक जो है वो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो सब होता है, और अभी भी यही होगा कि सैलाब का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ हम भूल चुके होंगे, फिर अगले साल जब दोबारा सैलाब आएगा तो फिर दोबारा शोर होगा। बहरहाल सैलाब की वजह से इस वक्त हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। फूड क्राइसिस का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गंदम की फसलें जो है ख़राब तो नहीं हुई। गो के गंदम जो है वो सैलाब से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले उसकी कटाई हो चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक अंसर मौजूद है और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ये जितने भी गंदम का सिलसिला है उसकी किल्लत पैदा हो चुकी है। चावल की फसल तकरीबन तबाह हुई है, गन्ने की फसल तबाह हुई है, कपास की फसल तबाह हुई है। अब सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो फूड क्राइसिस है, ये फूड क्राइसिस से क्या, जो कि हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी 3% पे, जो कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है कि अगस्त में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3% था, तो क्या इसमें इजाफा होगा? आज जैसा कि वज़ीर आला सिंध ने एक तकरीब में इस बात का इंदिया दिया कि गंदम की जो ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बेहतर सूरत हाल में, और हम उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं और गंदम की सप्लाई जो है फ्लोर मिल्स को जो है वो मुतवातिर तौर पर जारी है और मार्च में जो है वो नई फसल आ जाएगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या तवातिर के साथ अगर गंदम दी जा रही है तो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आटा होता है वैल्यूएटेड, जिसमें कि सूजी निकलती है, मैदा निकलता है, दीगर चीज़ें निकलती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ रही हैं। आज बहुत ही हैरतनाक अमर है कि कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें चीनी के रेट होलसेल में 174 रुपए और रिटेल में 177 रुपए का उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त चीनी 200 रुपए से ऊपर में फरोख्त हो रही है। अब 177 रुपए में अगर रिटेल अगर वो दे रहे हैं तो किस हिसाब से दे रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पे अननेचुरल है और इसको हम कह सकते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बरस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छापे पड़ते हैं और लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। एक तो सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि सियासी तौर पे कुछ हलचल है। सियासी तौर पर हलचल ये है कि JUIF, इसके अलावा जमात इस्लामी, इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये तमाम की तमाम जो है सूबाई गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि इस हवाले से कि अमन अमान के मसले पे बारिश के बाद जो सड़कों की सूरत हाल हुई, शहर की सूरत हाल हुई, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे वो हैदराबाद शहर हो या सिंध के दीगर शहर हो। अब बात यह है कि सूबाई हुकूमत जो है इस जानिब बहुत ज़्यादा संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही है, जिसमें कि जमात इस्लामी ने भी जो है काफ़ी एहतजाज किया है। इसके अलावा JUIF, जब फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो कश्मीर से एक रैली लेके निकले हैं और वो कराची 18 यानी कि कल जुमरात के दिन वो वज़ीर हाउस पे धरना देंगे और वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इंशाल्लाह जो अभी तक की इत्तला है कि वो तकरीर करेंगे। और ये रैली जो इस वक्त कश्मीर से चली है, इसे जो है अब्दुल क़य्यूम हाले पेजवो और मौलाना राशिद महमूद सोमरो, ये इसकी जो है वो क़यादत कर रहे हैं। तो अब ये एक रैली पहुँचेगी, उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आज कवर कर सकें और कुछ जो बातें हैं वो आप तक पहुँचा भी सकें और हम ये बताएं कि मीडिया की अपनी निगाह जो है इन तमाम चीज़ों पर मौजूद है। अब हुकूमत का काम है कि वो कितने संजीदगी दिखाती है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिन मेहमानों को आज स्टूडियो में हमने दावत दी है, जो मेरे रूबरू बैठे हुए भी हैं, उनसे मैं पहले आपको तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब शेख मोहम्मद तहसीन साहब, जो कि सदर फबाटी फेडरल एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो मेरे सामने ही मौजूद हैं। शेख मोहम्मद तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद फारूक साहब, जो कि मेंबर सिंध असेंबली यानी कि MP हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है इनका, और इनसे भी हम मालूम करेंगे कि सियासी तौर पे जिस वक्त सूरत हाल है सिंध की, उसकी क्या हल क्या है। थैंक यू मोहम्मद फारूक साहब फॉर कमिंग, थैंक यू। इसके अलावा मेरे साथ जो है
वो जूम पे जो होंगे जनाब सुखदेव बेईमानी साहब जो कि तर्जुमान हुकूमत सिंध के हैं, इसके अलावा मुसम्मल रऊफ चैपल साहब जो कि चेयरमैन है सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो भी अजनास हैं उनके जो एसोसिएशन है उसके वो चेयरमैन भी हैं, जनाब मुसम्मल रऊफ साहब भी। तो इस वक्त की जो सूरत है इस पर सबसे पहले तो मैं ऑन कॉल पे जो मुसम्मल साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है उनसे मैं बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, आपने अपने मसरूफियत में से, मुझे अंदाजा है कि आपने अपने मसरूफियत से मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मुज़म्मिल साहब, क्या सूरत है इस वक्त सैलाब के बाद अजनास की? सर बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि हम अपनी तजवीज़ आपको बताएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आ जाएं आप गंदम पे। गंदम की ये सूरत हाल है कि माशाल्लाह हमारे सूबा सिंध में जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 13,80,000 टन माल जो है हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंध में कोई ऐसी कोई शॉर्टेज नजर नहीं आ रही, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जैसे ही रिलीज करना शुरू कर देगी तो प्राइसेस हमारी नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आगे बढ़ना रुक जाएंगी। एक बात नाज़रीन, इस वक्त जो है मुज़म्मिल साहब के लाइन जो है कुछ ड्रॉप हुई है और हम दोबारा उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनकी दोबारा रब्ता होगा तो हम उनसे यकीनी तौर पर जो बात अधूरी रहेगी हम उसको दोबारा कंप्लीट करेंगे। जब तक हम शेख मोहम्मद तहसीन साहब की तरफ चलते हैं। सर, अभी आप एसओसी के साउथ एशियन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आप प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे। वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में अच्छे खासे लोग गए थे, 200 के करीब वफ्द गया था जिसमें ताजिर बरादरी साहब गए थे। क्या सूरत हाल वहाँ रही और क्या वहाँ से आप लोगों ने गेन किया और क्या मजीद मुस्तकबिल में उसके फ़वाइद पहुँच सकते हैं? ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था कि वहाँ पे जाके चाइना में जाके जो एक कॉन्फ्रेंस की है और B2B कॉन्फ्रेंस है, इसमें 200+ कंपनीज थी, 250 से ज़्यादा कंपनीज थी और एक पूरे दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया, शुरू किया और उसके बाद फिर पूरे दिन वहाँ पे हमें 1 या 2 हॉलों में टेबल्स दे दी गई हर कंपनी वाले को, B2 और एक इंटरप्रेटर भी थी जो साथ होते थे हमें चाइनीज से तर्जुमे के हवाले से। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था और वहाँ पे चाइनीज़ कंपनियां भी पहले से मौजूद थी वहाँ पे। तो आपस में MOU भी साइन हुए और वैसे भी जो B2B मीटिंग्स हुई। इसमें 100 से ज़्यादा जी इसमें 100 से ज़्यादा MOU साइन हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए। जी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसमें 5-6 सेक्टर थे, सोलर था, एग्रीकल्चर था और दूसरे रिलेटेड थे जो लोग थे। और मैं समझता हूँ इस किस्म की चीज़ें दूसरे ममालिक में भी जाके होनी चाहिए ताकि उससे कुछ फ़ायदा पड़ा कि इन्वेस्टर्स आपकी तरफ राग़िब हुए? नहीं, इन्वेस्टर भी राग़िब हुए। जैसे हमने तो जो मैंने हमारी अपनी कंपनी के लिहाज से किया तो एक्सपोर्ट के लिहाज से हमें कुछ कंपनीज वहाँ पे मिली जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को वहाँ इंपोर्ट करने के हवाले से ये भी था। और ज़्यादातर जो थे वहाँ पे जॉइंट वेंचर पे थे, ज़्यादातर जो थे ना मामला जॉइंट वेंचर पे थे, या तो वहाँ पे जाके ज़्यादातर कंपनियों को यहाँ बुला के अपने यहाँ और उनके साथ कुछ MOU वगैरह साइन हुए? MOU 100 से ज़्यादा MOU साइन हुए माशाल्लाह। कुछ होंगे काबिल होंगे, हमारे MOU बहुत साइन होते हैं, लेकिन यही कह रहा हूँ ना कि बाज़ाहिर तो बहुत अच्छा रहा है। अब आगे मैच्योर कितने % होता है, 100+ MOU साइन हुए। सही, तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी, अच्छा रहेगा। चलिए नाज़रीन, इस वक्त तो शेख मोहम्मद तहसीन से बात करते हैं। मेरे ख्याल में मुज़म्मिल साहब दोबारा मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद मैं फारूक भाई की तरफ चलूंगा। जी मुज़म्मिल साहब, मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं यही कह रहा था कि आपने कहा गंदम की वाफ़ी मकदार मौजूद है, सब कुछ है, तो ये आटे के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? सर देखें, जब तक हमारी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया ना, जिसकी वजह से एकदम से जो है गंदम की तरसील बंद हो गई। 70% हमें प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर को आता है वो पंजाब से आता है, और या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास रिजर्व पड़े या तो वो रिलीज करें या प्राइवेट सेक्टर रिलीज करे। तो अब प्राइवेट सेक्टर में से जो गंदम आनी थी वो रुक चुकी है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इनिशिएटिव्स हैं, आज CM साहब का भी हमने बयान सुना है, तो होपफुली मार्केट हमारी स्टेबल हो जाएगी। प्लस इसके अलावा जो है इम्पोर्ट की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए। हमने जो है PM साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेटर भी लिखा है कि आप इंपोर्ट में इसको ले आए ताकि इंपोर्ट पैरिटी पे मार्केट आ जाए। तो इंपोर्ट रहेगा तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, गंदम महंगी होगी। सर 85-87 रुपीज की हमें गंदम पड़ती है, 90 रुपीज में मैक्सिमम बिकेगी। तो मार्केट जो है हमारी स्टेबल हो जाएगी। मतलब हमारे साथ सियासी जमात के, मजहबी जमात के कारकुन भी बैठे हुए हैं, लीडर भी बैठे हुए हैं, तो ये असेंबली में फिर वो उठाएंगे कि जनाब आटा महंगा क्यों हो रहा है, गंदम इतनी महंगी क्यों आ रही है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इंपोर्ट होगी तो ड्यूटी तो बढ़ेगी, फिर गंदम महंगी हो जाएगी। नहीं सर, ड्यूटी फ्री कर देना, उसको ड्यूटी फ्री होती है हमेशा। कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते, IMF के रूल है।
आपको पता है कभी चीनी इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें सेल्स टैक्स को कम कर रहे थे, जो आईएमएफ ने मना कर सेल दिया। टैक्स अलग चीज है, इंपोर्ट पिछले सालों में भी होती रही है, 4 सालों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले भी होती रही है, उसमें कोई ड्यूटी नहीं थी, बाकी जो है सेस वगैरह लगते हैं उसमें, तो वो। और चीनी की क्या सूरत है? अच्छा चले, ये तो है अपनी जगह। आज कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि होलसेल में 174 और रिटेल में 177। सर बात ये है कि ये तो डुएबल ही नहीं है ना, 1 रुपए के फर्क से कैसे। ये तो मैंने पहले भी कही जी। ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, वही 2.5 से 3 रुपए है, फिर उसने छोटे शॉपर बैग में लगाना है तो वही 2-2.5 रुपए का पड़ जाता है। तो 100 अगर 76-75 का भी रेट है तो 180 का तो घर में पड़ता है। तो क्या अभी क्या हिसाब चल रहा है, चीनी की क्या सूरत है? मतलब मैं ये समझता हूँ कि 176-77 की मार्केट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, डीसीपी ने भी इंपोर्ट की है चीनी, जिसमें हमारी जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने माल भी दिए हैं, और वो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। मोटी बारीक चीनी दोनों किस्म की अवेलेबल है उनके पास, इंपोर्टेड शुगर। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने अलाउ नहीं किया था इस साल, तो वो इंपोर्ट नहीं। बाकी आप ये समझते हैं कि सैलाब की बात, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मैं गुफ्तगू करूंगा तो मुझे ये अंदाजा हो जाए कि सैलाब की वजह से ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे का खदशा है या नहीं है? सर मैं आपको बताता हूँ, हमारी 10 से 15% जो है हमारी अगर क्रॉप खराब भी हो गई है बिलफर्ज, वो भी तो सिर्फ पंजाब की, सिंध में तो इतना सैलाब नहीं है। तो अगर पंजाब में हो भी गई है तो बारिशों की वजह से इतनी फसल हमारी ज्यादा भी हो गई है, क्योंकि चावल जो है वो पानी में पकता है सर, तो उसमें जो है ज्यादा हमारी क्रॉप भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो राइस में इतना बड़ा फर्क नहीं है इस साल, मुझे नजर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा नजर, मतलब आप ये कहते हैं कि अगर कीमतें बढ़ी तो इसका मतलब जखीरा अंदोजी। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना पैनिक सिचुएशन कर दी गई है, इसको इजी कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, लोगों को काम करने दिया जाए। जैसे गंदम के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, अगर ये ना करती, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता, इंपोर्ट अलाउ कर देते, वाफर मिकदार में आ जाती, तो प्राइसेस स्टेबल रहती, ना कि ये होल्डर्स, और ये पहले ट्रेडर्स कहते थे, अब होल्डर्स कहते हैं उनको जिन्होंने माल रखा है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी ना ले, हमारी जो है वफाक भी ना ले, और प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने बाहर की कंपनियों ने माल रखना शुरू किया। साहब ये बात तो तय है ना, मैं आपकी बात को वो कह रहा हूँ कि अगर रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जखीरा अंदोजी है। सर देखें, गवर्नमेंट की जो देखें, ये जो वीट है ना, ये पॉलिटिकल क्रॉप है, गवर्नमेंट की क्रॉप है। ये प्राइवेट सेक्टर जो है ना, इसको कभी कंट्रोल नहीं करता, हमेशा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस दफा तो गवर्नमेंट ने प्रिकमेंड ही नहीं किया, गंदम तो जाया होती रही, धूप में पड़े सड़ गई। पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सर मार्केट डिस्टर्ब हुई है। सिंध में भी यही सूरत हाल, सिंध में भी यही सूरत हाल। नरम कर दें, ये पॉलिसी नरम कर दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू मुज़म्मिल साहब। ये मुज़म्मिल साहब थे, ये चेयरमैन थे सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, जो उन्होंने बात कही। मैं ज़रा फारूक साहब की बात, फारूक भाई आप तो असेंबली में बैठते हैं, आप सीएम साहब की तकरीर भी सुनते हैं। आज भी सीएम साहब ने कहा कि जनाब गंदम की जो सप्लाई बेहतर हो रही है और गंदम जो है वो उसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं मार्केट में आटे की कीमत बढ़ रही है। तो एज एक सियासी जमात के कारकुन होने के नाते और एक एमपी होने के नाते आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुझे इस पर बड़ा अफसोस की बात है कि हम ज़राई मुल्क हैं। हाँ। और हम जो है वो गंदम भी इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, जबकि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट जो बीच में थी, सारा जो मलबा था उस पर डाल दिया था नई आने वाली वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी जी। जब गंदम की क्रॉप, यहाँ वीट की क्रॉप हुई और हमारे काश्तकारों ने एक अच्छी बम्पर क्रॉप की, तो वो कोड़ियों को मोल बिक रही थी गंदम, खरीदार नहीं था। गवर्नमेंट जो उनको बारदाने देती, यानी बोरे देती थी, गवर्नमेंट उनको वो बोरे नहीं दे रही थी, वो बोरे ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहे थे। और अब ये सूरत हाल है कि बारिश थोड़ी सी क्या हुई, 200 मिलीमीटर, इन्होंने जो है वो आटा महंगा कर दिया, कहने लगे गंदम ख़राब हो रही है। सैलाब अभी आया नहीं है सिंध में, अल्लाह का शुक्र है नहीं आया है, और अल्लाह ताला महफूज रखे। काफ़ी से ज़्यादा बंद वगैरह टूटे हैं, काफ़ी इलाका का ज़ेराब आ गया। सर वो अगर दरिया के अंदर लोग रहेंगे तो वो तो कच्चे का इलाका कहलाता है। कुछ लाड़काना की, कुछ दूसर जगहों की इलाके हैं वो, जो देखें जो एक्सपेक्टेड था ना, जो 12 लाख क्यूसेक, अभी तो 7-8 लाख क्यूसेक आया। बिल्कुल, वो रेला तो पहुंचा ही नहीं है, और इंशाल्लाह ताला वो होगा भी नहीं उस तरह से, अल्लाह ताला महफूज रखे। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे चीज़ें ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब हो गई हैं। गंदम ऐसा लग रहा है मार्केट से गायब हो गई, मार्केट से गायब तो नहीं हुई, गंदम तो मौजूद है। ये वही है जहाँ जो है वो गंदम हमारे गोदामों में, गवर्नमेंट के गोदामों में, क्योंकि ये गवर्नमेंट की फसल है ना, ये कोई रख ही नहीं सकता, जिला बंदी होती है इसके बाद। और कुदरत का निजाम भी है कि 1 साल के बाद खराबी हो जाती है। इस दफा जिला बंदी भी नहीं की इन्होंने। हाँ, जिला बंदी करते हैं आप उसके रेट देते होंगे। क्रॉप हुई थी ना, बहुत ज्यादा क्रॉप हो गई थी ना, तो उसको जरूरत नहीं थी ना जिला बंदी करने की। कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना है, चीज़ों को
खाली मैं इस फसल की बात नहीं कर, हर फसल हर फसल की बात गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए। देखें अभी चीनी है ना बढ़ गई है, क्या किसी गरीब आदमी की शुगर मिल है? बिल्कुल नहीं। वुजरा की शुगर मिल्स हैं, उन खानदानों की जो हमारे मुल्क के ऊपर असेंबली में बैठे हैं, जो नहीं हुक्मरानी कर रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए नहीं है, 50-54 खानदान है वो जो हुक्मरानी कर रहे हैं ना, ये उनकी शुगर मिल है। किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि 1 अरब रुपए की शुगर मिल लगा ले, अरब से प्लस निकल। लेकिन फारूक साहब ये बातें तो बहुत असर से चल रही है ना, एक तवील असर से चल रही है कि किनकी शुगर मिल असल में ये है, है, लेकिन इसका मदावा तो आज तक कुछ नहीं कह रहा हुआ। हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये इस वजह से नहीं है कि बारिश हो गई या सैलाब आ गया, ये हमारे नाहल हुक्मरानों की वजह से। पॉलिसी इसकी के मैनेजमेंट फुकदान है। नहीं करते। मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं ना कि जब अच्छा वक्त हो तो महफूज किया जाए बुरे वक्त के लिए। मैंने आपको इसको इसीलिए management कहते मैंने हैं। आपको मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू इसलिए सुनाई कि आपको मार्केट की सिचुएशन का अंदाजा हो जाए कि मार्केट के अंदर एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि गंदम जो है उसकी बेहतर सूरत हाल है, लेकिन रेट बढ़ रहे हैं, आटे के रेट बढ़ गए, कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। देखिए चीनी क्यों बढ़ी? चीनी तो बहुत ज्यादा बढ़ अभी देखिए अभी गन्ना कटेगा ना, क्रशिंग होगी, जी जी जी, जब बाद में होगी जी, दिसंबर तक। अब ये देखें यही चीनी 135 और 120 125 में बिक्री होगी, क्योंकि किसान के गन्ना खरीदना है उन्होंने। किन्होंने? शुगर मिल वालों ना जी, वो जो शुगर माफिया है, पूरी मिल नहीं है, वो माफिया है। और ये माफिया सारे हुक्मरान हैं और सारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं। ये गरीबों को लूटते हैं, ये उन पर टैक्स लगाते हैं। मैं समझता हूँ ये नाहली इनके, देखें बीच में है कौन? ये कमीशन खोर कौन होंगे? ये आपका ख्याल आम आदमी होगा कोई? ये अगर कोई ड्यू खरीदता है 25 करोड़ भाई, का, डिलीवरी ऑर्डर तो ले लेके फिर रहे होते हैं जोड़िया बाजार में, जहाँ सट्टा चल रहा होता है। जी, वो आम गरीब आदमी तो नहीं खरीदता, कोई लेबर कोई दुकानदार अच्छा, नहीं खरीदता। मेरे ख्याल है कि मेरे साथ तर्जुमान हुकूमत सिंध सुखदेव जी मेरे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी बात करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सुखदेव साहब मेरी आवाज आ रही? सुखदेव साहब, सुखदेव साहब आप मेरी बात सुन सकते हैं? सुखदेव साहब मेरी बात सुन सकते हैं? सुखदेव साहब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आई आपके पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आ रही है मुझे आवाज। आ रही जी, है? आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है। सुखदेव साहब ये है तर्जुमान हुकूमत सिंध है। मेरे साथ जो है वो जमात इस्लामी के मेंबर सिंध असेंबली जनाब फारूक साहब बैठे हुए हैं, और शेख मोहम्मद तहसीन साहब जो है ये सदर ऑफ अबाटी फेडरल बीड़ी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। मुझे ये बताइए सुखदेव साहब के इस वक्त जो आज वज़ीर सिंध ने भी कहा कि गंदम की फसल जो है वो ख़राब नहीं हुई और गंदम के स्टॉक हुकूमत के पास बहुत वाफिर मकदार मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो आटे की कीमत बढ़ रही है। एज ए स्पोक्समैन हुकूमत सिंध के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है सर? सुखदेव साहब आप मुझे सुन रहे हैं? कैस्ट्रो स्पेसेस पे मीटिंग। सुखदेव साहब, सुखदेव साहब ऑडियो पे ले लो। ठीक है जनाब जी। शेख साहब ये जो बात कर रहे हैं जी फारूक साहब, ये तो खैर बहरहाल मेरा ख्याल है असेंबली में बैठे हैं, आप लोग असेंबली के बाहर बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन लोग कसूरवार हैं इसमें? क्या अपोजिशन की कमजोरी है या हुकूमत की हठधर्मी है? नहीं, देखें ये सालों से यही एक किसी भी गवर्नमेंट में ये कई सालों से पिछली दहाइयों से इस सिलसिला चल रहा है कि शुगर माफिया और ये गंदम माफिया और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी ये होता है चीनी कम है इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर होता है चीनी ज़्यादा है, तो ये मसाइल मुस्तकिल चल रहे हैं और ये मुख्तलिफ माफिया। आपका तो एक फूड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है जी। तो आप कैसे से सर्वाइव कर रहे हैं कि जैसे कि आज चीनी जो है वो 200 रुपये किलो मिल रही है तो कल जो है वो 225 रुपये मिल रही है? यही वजह है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्रीज में भी। ये स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आज अगर हम कोई चीज़ करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है उसमें किसी चीज़ के 20% रेट बढ़ गए, किसी के 10% रेट बढ़ गए, तो उससे वो प्रोडक्ट वायबल नहीं रहती। तो ये एक मुस्तकिल मसला है। और तो आज हुकूमती मतलब कि अपोजिशन में सही, लेकिन एक एमपीए को हमने बिठाया हुआ था, आप अपनी शिकायतें जो ताजर डायरेक्ट बताएं उनको
कि क्या शिकायतें हैं? देखिए जमात ये जो है ज़्यादातर अपोजिशन में रहे, लेकिन ये आवाज़ है, और ये मैं बताऊं बड़ी एक्टिव आवाज़ है। जी बिल्कुल, ये बहुत मौसर आवाज़ है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ये सबको पता है कि कौन लोग इसमें वो हैं और कौन इस चीज़ में किरदार अदा होता है। और ये एक मुस्तकिल कई सालों का या कई दहाइयों से चल रहा है। कभी किसी साल शुगर का क्राइसिस आता है, किसी साल गंदम का क्राइसिस आता है। अगर आप ये देखें, तमाम पूरी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट, सब ये कह रही है कि हमारे पास वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है, सब मौजूद है ना। लेकिन अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर 30% रेट मैदे और आटे के बढ़ चुके हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं? अगर सब मौजूद है तो फिर यही है ना कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराना है ना, वो नहीं करा पा रही। तो ये गवर्नमेंट के कसूर है इसमें अपोजिशन का कसूर नहीं, किनकी आवाज में वो जान नहीं है। जितना कर सकती है वो करेगी ना। इसमें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही चीजों को? जी फारूक साहब। नहीं, अपोजिशन तो अपोजिशन कर सकती है, उनकी निशानदेही कर सकती है, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है। देखें, करना तो उसने जो साहिब इक़्तिदार होता है ना, जिसके पास अथॉरिटी होती है, बगैर अथॉरिटी के तो नहीं होती। हम तो अथॉरिटी को चैलेंज ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको आईना दिखा सकते हैं, उनकी गलत चीज़ों पर एक तनकीदी नज़र कर सकते हैं। लेकिन मसला तो ये है कि करने वाला काम तो हुकूमत ने करना ना, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही या हुकूमत नहीं करना चाहती। और मैं तो उससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि हुकूमत नहीं करना चाह रही की बात नहीं है, हुकूमत तो इसमें मुलविस है, इस कार्य काम में। देखें, शुगर माफिया में हुकूमत मुलविस है, मैं कहता हूँ। अगर ये इन्होंने किसी ने डॉलर में, देखें हमारे पास डॉलर नहीं है, हम जो है वो IMF से और वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं, और यहाँ अरबों डॉलर की वो गंदम इंपोर्ट कर ली एक इंटरिम गवर्नमेंट ने, एक निगरान हुकूमत ने, अरबों डॉलर की वो गंदम जो हमारे पास पहले ही वाफिर मिकदार में मौजूद थी, उसकी क्रॉप आने वाली थी। ठीक। और ये किसने काम किया? सुखदेव साहब मेरे ख्याल लाइन पे मौजूद है, मेरे ख्याल पे वो जूम का कोई मसला हो रहा था इंटरनेट का। तो सुखदेव साहब अस्सलाम वालेकुम। आ रही आवाज मेरी? जी, आपको आ रही? शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया थोड़ा। सुखदेव साहब, ये हम यहाँ बैठे हैं, शेख मोहम्मद तहसीन साहब हैं, सदर हैं ये फेडरल बीड़ी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के, और इसके अलावा मोहम्मद फारूक साहब हैं, मेंबर हैं ये सिंध असेंबली के जमात इस्लामी, ये मौजूद हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सैलाब की वजह से जो फूड क्राइसिस है, क्या मुस्तकबिल में फूड क्राइसिस होने का खदशा है? गंदम की फसल खराब नहीं हुई, जैसा कि आज वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि फसल गंदम वाफिर मकदार मौजूद है, तो फिर आटे की कीमतें में इजाफा क्यों हो रहा है? ये अच्छा बड़ा आपका सवाल है, मैं इसको वन बाय वन करके एड्रेस करना चलूँ। पहली बात तो जो भी कमोडिटी प्राइस होती है फूड की, चाहे वो गंदम हो, चावल हो, चीनी हो, ये फेडरल डोमेन होता है, प्रोविंशियल डोमेन नहीं होता। आपको पता है चारों सूबों में जब प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो हर सूबे पर उसका इम्पैक्ट आता है, नंबर 1। नंबर 2, देखा गंदम का बुरान चल रहा है, एकदम से गंदम के प्राइसेस शूट हुए थ्रू आउट पाकिस्तान। पंजाब में सैलाब की वजह से, उसके बाद अभी सिंध में भी एक्सपेक्टेड था, तो सैलाब हमारे ने कंटेन कर लिए चीज़ें प्रिपेयर करके। तो कल ही CM साहब ने स्पेशल स्पेसिस से मीटिंग की थी। सिंध में तकरीबन इस वक्त 13 लाख टन कह लें आप वो गंदम है, जिस प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के स्टडी के रिजल्ट लागे तो सिंध में जो है वीट शॉर्टेज नहीं होगी, हमारी वो प्लानिंग है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस कंट्रोल ये अगेन ये जब दूसरे सूबे में बढ़ता है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट आता है, हम उस पर पूरा काम नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरी सुखदेव साहब ये बात कीजिएगा, वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो कुछ भी है, गंदम आपके तकरीबन सैलाब आने से पहले जो है कटाई हो चुकी थी, वो फिर वो प्रोक्योरमेंट आप लोगों ने किया नहीं किया, कितना किया, ये तो इसका अंदाजा तो नहीं है मुझे। लेकिन बात वही होती है कि ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? चीनी की कीमतें जो चले, आज हैरतनाक अमर ये है कि कमिश्नर कराची साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें चीनी के रेट जो हैं वो होल सेल में 174 रुपये, रिटेलर 177 रुपये, दुकानदार कहता है कि इस रेट पे हम बेच नहीं सकते। तो क्या सूरत है, क्यों चीनी की कीमतें भी 200 रुपये के किलो से बढ़ गई हैं, आटे की कीमत भी बढ़ रही है, जबकि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो काबू में। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, वज़ीर साहब बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, तमाम चीजें काबू में है इस हिसाब से कि हम इसकी जो है शॉर्टेज नहीं होने देंगे वीट की। रही बात प्राइसेस की, अगेन प्राइसेस एज फेडरल डोमेन, दूसरे सूबों में इसका जब इम्पैक्ट है तो उसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट सिंध में भी आया। अगेन इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, सिंध में कोई वीट की शॉर्टेज नहीं आएगी। अगर आपने शुगर की बात की, उस पर पूरा उठा रहे फेडरल गवर्नमेंट की क्या सरकारदगी। रही बात आपने प्रोक्योरमेंट की बात की, हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। जो नेशनल फिस्कल पैक्ट उन्होंने किया है फेडरल गवर्नमेंट ने IMF के साथ, तो ये अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोई भी सूबा
सूबा और ना सिर्फ सिंध पर दूसरे सूबे भी है, प्रोक्योरमेंट उसके बाद से बंद है। तो ये हमारे फिर भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने मेंटेन किए। ऑल्दो फूड सिक्योरिटी इज अ फेडरल डोमेन, पर नेवरदलेस सिंध में कोई गंदम का क्राइसिस नहीं हो रहा। कल ही इस पे सूबाई हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है ना, सूबाई हुकूमत भी तो गंदम की प्रोक्योरमेंट करती है, बट प्रोक्योरमेंट अभी बंद हो गई है जब से नहीं तो प्रोक्योरमेंट पूरी हुई है, प्रोक्योरमेंट पूरी हुई है, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, प्रोक्योरमेंट बंद है। नहीं तो सैलाब आ गया ना। नहीं, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। आपकी नॉलेज में इजाफा करता जरूर कि एक चीज है उसको कहते हैं नेशनल फिस्कल पैक्ट, जो फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर IMF के साथ किया था 17 नुकाती, जिसकी वजह से आपने देखा जो इतनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। पहले सूबाई हुकूमत सापोर्ट प्राइस निकालती है कि गंदम का मिनिमम रेट इतना होगा। अभी आपने देखा होगा गंदम की जो ये 40 किलो की बोरी है, कब 2 महीने पहले 2200 थी, अभी बढ़ के ये 3400 पे आ गई। अगेन इसको फ्री मार्केट में जब फेडरल गवर्नमेंट ओपन कर दिया तो उसकी वजह से शॉक्स आ रहे हैं मार्केट में, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप जैसे कि अभी फारूक साहब भी बता रहे थे और हमसे तो आवाम को भी पता है कि चीनी के जो कारखाने हैं वो तकरीबन हुक्मरानों के ही हैं हमारे, तकरीबन, जो कि या तो सिंध असेंबली में बैठे हैं, पंजाब असेंबली में बैठे हैं या कौमी असेंबली में बैठे हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल होगा जबकि हुक्मरान इसमें इन्वॉल्व हैं? हमारे फारूक साहब भी यही बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठते हैं तो शुगर मिल्स या शुगर पुल इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। हार्डली कोई 10% या 8% जो शुगर मिल्स होंगी उनके ऑनर सिंध से होंगी, बाकी मेनली सिंध से नहीं है। पंजाब से किस फैमिली से मैं वो नाम लेके यहाँ कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा। नहीं, नाम ना लें। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, उसकी भी हर 2-3 साल रिपोर्ट्स आती हैं। आपने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट में जो उन्होंने इकदाम किए और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने अगेन विदाउट एनी लॉजिक जो है एक्सपोर्ट अलाउ कर दी और फिर चीनी निकल के भी दोबारा इंपोर्ट करें। तो दिस पॉलिटिक्स डजंट मेक सेंस अगेन सिक्योरिटी से फेडरल डोमेन। आप मेरे साथ लाइन पे रहें, सुखदेव साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहे, थोड़ा सा लाइन पे रहे, थोड़ा सा मैं थोड़े शेख साहब एज ए बिजनेसमैन जी, आपके अपने क्या मसाइल हैं अभी सिंध गवर्नमेंट से? सिंध गवर्नमेंट से तो हमारे जो मसाइल हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर लॉज हैं जिसमें कि हम मुख्तलिफ वज़ीर आला साहब से भी मुलाकात हुई और उनसे भी हमने इस चीज़ पे कहा है कि एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। एक अगर हम सिर्फ लेबर के देखें तो 10 महकमे आते हैं, इसी तरीके से EOBI, सेसी, तो इंडस्ट्रियली जो है ना इन्हीं चीज़ों में उलझ गया, तमाम चीज़ों में मुस्तकिल इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। और फिर गैस के और इलेक्ट्रिसिटी, चलो गैस इलेक्ट्रिसिटी तो ये आपका वफाक का मसला हो गया ना, ये तो सूबों का मसला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा है, सड़कें खराब हैं, पानी और बिजली का मसला है, और न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया का बल्कि ओवरऑल कराची सिटी का मसला है, जो कि अब मेयर साहब ने कहा है कि अब सड़कों की रिपेयरिंग अभी शुरू होगी तो उससे बेहतरी आएगी। तो उससे तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। जो स्टाफ है वो भी आजकल पंक्चुअल नहीं है, लेट हो रहा है, देर से आ रहा है, या उनके मसाइल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो बारिश के बाद ज़रा फेस करना पड़ रहा है ओवरऑल कराची के लिए। मतलब कि सिंध हुकूमत से आपका ये वास्ता, बाकी तो बिजली और गैस वगैरह तो वफाक का मसला है, तो खैर वो वफाक का मसला है, तो वफाक के जहाँ पे अगर सिंध हुकूमत से है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कोई वन विंडो एक ऑपरेशन हो जाए जिसमें सेसी EOBI भी वफाक का मसला है। EOBI भी सूबाई गवर्नमेंट का नहीं है, वो भी वफाक का मसला है। अगर हम लेबर के और दूसरे महकमे देखें ना तो बहुत सारे महकमे हैं कि उसको अगर वन विंडो में हो जाए ना तो लेबर के 3-4 महकमे आते हैं, एक वेजेस के अलग आते हैं, दूसरे अलग आते हैं। तो ये 3-4 महकमे अगर मिल जाए, कुछ वन विंडो सोल्यूशन हमारे पास आ जाए तो लोग। अच्छा, आपका फेडरल लेबर एसोसिएशन इंटेज इंडस्ट्री जो एरिया है वहाँ की सड़कों का हाल देखा आपने? शफीक मोड़ कहलाता है आपका, तो वो रोड क्यों नहीं बनी अब तक? आप लोग तो माशाल्लाह इतने सरमायाकार लोग वहाँ मौजूद है, फैक्ट्रीज मौजूद है, फिर क्या सूरत है? नहीं देखें, एक तो जो फेडरल एरिया की इंटरनल सड़कें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन जो भी इंडस्ट्री है उसको आना तो बाहर होता है। जी बिल्कुल, मेन रोड की बात कर रहा हूं। बाहर आना होता है तो फिर वो फेडरल एरिया के डोमेन में नहीं है, वो बाहर जो दूसरी। आप उसको बनवा तो सकते हैं, वो आ तो आपके घर पे ही रहे ना, आपके कारखाने आ रहे हैं, कैसे आएंगे वो जब मेन रोड टूटी हुई सारी? नहीं तो बनवाने का वही तो काम है ना, वो काम जो है वो सिटी गवर्नमेंट का है या आपका जो सिंध गवर्नमेंट का है। जी तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कर सकता। सिंध गवर्नमेंट साहब ने क्यों नहीं करवा सके? या आज मौजूद है सुखदेव साहब? नहीं, वैसे सुखदेव साहब जो है वो सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पे वो उसको दुरुस्त भी करवाएंगे। गवर्नमेंट में मैं आपको ये बताऊं, अभी 4-5 साल पहले भी वज़ीर आला साहब ने ये तमाम इंडस्ट्रियल एरिया को फंड जारी किए थे और अभी भी हमारी कई महीनों से मीटिंग चल रही है।
तमाम जितने टाउन एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके साथ बातचीत हो रही है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जैसे 5, 6, 7, 10 साल पहले दिए थे, इस साल फिर देने के उसमें है। इंशाल्लाह ताला वो होगा। इंटरनल एरिया तो हम लोग सब डेवलप कर देंगे, जो चीज़ है, लेकिन बाहर जब आता है जो वर्कर या जो भी कोई आता है तो फिर उसको बाहर के जी सुखदेव साहब सुन रहे हैं आप? वो फेस करना होगा। जी मैं सुन रहा हूँ जी। तो जरा एक फारूक साहब से भी पूछ लें, फिर उसके बाद फिर इकट्ठे ही जवाब दे दीजिएगा। फारूक साहब, आप लोग तो बहुत ज्यादा नाकिद है जमात इस्लामी खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम खाली नाकिद नहीं है, ये रियल नहीं जो प्रॉब्लम है लाजमी सी बात है कि आप उसके इस्लाह के लिए करते हैं ना? रियल पिक्चर है जो इस कराची शहर की। कराची वाले इस वक्त ज़ाहिर है परेशानी में है और कराची जिस तरह इस वक्त टूट फूट का शिकार है, शायद इससे पहले कभी नहीं था। मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है। कारोबार की आपने बात की, कारोबारी तबका ज़ाहिर टैक्स देता है तो इस शहर के अंदर जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। नहीं, जैसे कि आज मुनीम जफर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा रेड लाइन जो प्रोजेक्ट के पास जो है लोग परेशान हैं। इसके अलावा ये कि शहर में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी जमा है। सर कहाँ नहीं है परेशान। इस सूबाई हुकूमत की 18 साल की कारकर्दगी जो इस शहर के अंदर नजर आ रही है, सिवाय नाअहली के कुछ नहीं है ना। शाहराह भुट्टो बहुत उसकी आवाज़ थी, इतनी बड़ी शाहराह नहीं बनी थी जितने इस पूरे शहर के अंदर उसके बैनर लग गए थे। आप इसके बाद चले जाएं ग्रीन लाइन इनकम्प्लीट, उसको वहाँ छोड़ दिया था नुमाइश के पास, वो अब कंप्लीट हो रही है कहीं, अब यानी मुसलसल कंप्लीट हो रही है। रेड लाइन जिसका तस्करा किया है मुनीम जफर ने, और कराची का बीचों बीच सेंटर है ना कराची का, जी बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी रोड है, और एक सिर्फ गाड़ी गुजारने के लिए जो आपने एक रेड लाइन बनानी है वहां से, वो गुजारने के लिए पूरे शहर को आपने अच्छा रेड लाइन के हवाले से हब केनाल पे आ जाएंगे। एक हाँ। इनका है हब केनाल, हाँ, ठीक जो पानी के लिए बना था और पानी से बह गया, वो करीमाबाद अंडरपास 2 साल से वो चल रहा है। किस चीज यानी क्या क्या गिनाए शहर का जी। ये कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन, मेरे ख्याल में पानी आ नहीं रहा है, जवाब ले लें, लाइन पे है, जा नहीं रहा है। सुखदेव साहब चले। हाँ जी। इसलिए देखें कराची का जो कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन, जिसके हमारे मुर्तजा वहाब साहब चेयरमैन हैं एज ए काबिज मेयर, तबाह है। कराची में पानी तो नहीं आ रहा, 50% से ज्यादा आबादी। आप उसे काबिज कैसे कर सकते हैं? वो इलेक्टेड तो है ना। बस वो इलेक्टेड तो आप सबको पता है किस तरह इलेक्टेड है। इलेक्टेड तो हमारी असेंबली भी है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी इलेक्टेड है। इलेक्टेड तो इस तरह तो आपका वफाकी हुकूमत में भी इल्जाम आता है फॉर्म 47 के, है ना। हम तो वो कहते हैं ना कि आप फॉर्म 45 के जरिए से मसले को हल करा रहे कमीशन। हमने तो ये कहा हमारा तो स्टांस है बड़ा वाज़ेह है, और हमारा पेपर नहीं है वो इलेक्शन कमीशन का पेपर है, कहीं और बात निकल जाएगी। अब कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के वो जिम्मेदार है। इस वक्त हर गली सेवरेज से बह रही है, सेवरेज के मेन होल ढक्कन के बगैर हैं। मेयर साहब मौजूद हैं, अब उनको उछलना कूदना बंद करना चाहिए। उनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है, वो फोटोशूट करते हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं। भाई आप एक बड़े शहर के 3.5 करोड़ आबादी के शहर के मेयर हैं, संजीदा हो जाएं। आपकी पार्टी बड़ी संजीदा पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसके चेयरमैन थे। इस मुल्क के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया है। अब वो उनकी लेगेसी लेके आए हैं, और ये पता नहीं मुझे तो उनकी बॉडी के अंदर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन वो इस शहर के लिए काम नहीं कर रहे। मुझे ताजिरों से याद आया, आपने भी देखी होगी वो खबर, कुछ दिनों पहले ताजिरों का इजलास हुआ था, एक फील्ड मार्शल साहब उसमें आए हुए थे। जी बिल्कुल। और उसमें ताजिरों ने बहुत मासूमाना से ख्वाहिश की थी उनसे कि आप कुछ दिन के लिए दूसरे सूबे की वज़ीर आला दे दें। तो ये है इनकी कारकर्दगी। 18 साल की कारकर्दगी जो है ना इनकी डिस्टर्ब है। कराची आज टूट फूट का अगर शिकार है तो इनकी वजह से है। इन्होंने कराची के जायज़ हक, आपने वो यूनुस ढाका साहब की कॉलम भी पढ़ा होगा, बिल्कुल फाइनेंशियल कराची के साथ इन्होंने ज्यादती की है। यहाँ का जायज़ हक जो कराची को मिलना चाहिए, कराची टैक्स देता है उसके बदले में, और आइन और कानून के मुताबिक जो इन्होंने एनएफसी और जो 18वीं तरमीम इन्होंने पास की जिस पे ये शादियाना बजा रहे थे, उसके मुताबिक कराची का हक था 3360 अरब रुपए 15 साल में। वो इन्होंने हड़प कर लिए हैं, वो गए कहाँ, इन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिए हैं। काश के किसी और शहर में लगाते थे सुबह के। फारूक साहब बात यह कि इसमें वफाक के भी थोड़ा कसूर है।
वफाक का भी बिल्कुल, थोड़ा कसूर है जो कि वफाक में भी ये मौजूद है। हाँ, तो मतलब कि इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत की वजह से PDM थोड़ा 2 सा है, इससे पहले भी ये थे। हाँ, तो मेरा कहना का मसला ये है कि SS2 के मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए जमात इस्लामी सियासी पार्टी के क्या करेगी, मतलब ये कैसे इसको कवर करेगी? क्या इसी तरह 4 साल मजीद 3 साल तक एहतजाजी करते देखें रहेंगे? जमात इस्लामी नहीं, आपका क्या ख्याल है, क्या करें हम? कोई हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हम मैं बता देखिए हम क्या इसका हल क्या है? एक देखिए जमहूरी माशरे के अंदर हाँ, जो एहतजाजी कर सकते हैं। कानून पे अमल करने वाले लोग एहतजाजी कर सकते हैं, कानून हाँ, पे तो सही हाथ कह नहीं रहे कर सकते हैं, हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमने एक काम किया, वो रेड जोन में गए हम एहतजाज को लेके, हम CM हाउस के सामने हमने एहतजाज किया, हम वहाँ 6 घंटे बैठे हैं, हमने अच्छा, एहतजाज कल किया। JUI का एहतजाज है, उसमें आप साथ बस होंगे? देखें नहीं, हमें तो मुझे नहीं मालूम है उस JUI हवाले के से। जो रैली आ रही है, सूबे की आ रही है, वो सूबे की सतह की आ रही हाँ। है, सूबे की जमात से उन्होंने रब्ता किया हुआ, मैं सूबे की सतह पे नहीं हूँ। मैं तो ज़ाहिर है एक डिस्ट्रिक्ट में होता हूँ और एक सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ। तो मैं सब सूबाई असम्बली के मेंबर तो सूबे के नहीं, हुए ना आप जमात पूरे। इस्लामी ज़ाहिर तंजीम अपनी तंजीम के लिए, मतलब कि हाँ, वो अलग कहानी का आप उसको कॉपरेट करें ना करें, वो अलग का कहानी जो है है। सूबाई असम्बली में कोई मेंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारी तंजीम से रब्ता किया हुआ सूबे की। मैं फिर आ रहा हूँ कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम फैक्ट एंड फिगर भी दे रहे हैं और इस शहर के लोगों को उन शऊर भी दे रहे हैं, और हम तो अब ये बढ़ के बात कर रहे हैं कि आपने खाली वोट नहीं देना है, आप वोट देने के बाद उस वोट को बचाने के लिए भी आपको ही निकलना होगा। लोगों ने निकलेंगे, वरना जो इस वक्त कराची शहर का हाल है ना, आज से पहले शहर, ये वो शहर है जिसको लोग देखा करते थे बाहर से आके। अब लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, थक गए। क्या कहते हैं? इसलिए गए, महंगाई कर दी है ना आपने, वो थक गए उसने नहीं, थका दिया है। अब रोड पे कोई निकलने ही नहीं हमने चाहता। थका दिया है। हाँ, बहुत थक गए हैं लोग। क्या कहते हैं शेख साहब? जी हाँ, बात आपकी सही है। अगर ये जैसे फारूक साहब। सूबाई हुकूमत की बात हो रही है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सूरत हाल भी देखें तो इकोनॉमिक सूरत हाल के लिहाज से जो वादे होते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, और जो उसका रेट है, कायबो रेट की बात हो रही है, जो तकरीबन 6 महीने पहले फील्ड मार्शल साहब ने भी बात की थी और प्राइम मिनिस्टर ने भी की थी। जब फील्ड मार्शल साहब ने बात की उसके बाद 1% कम हुआ, 12 से 11% पे आ गया। लेकिन जो बात हो रही थी कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा और विद इन 3 वो मंथ, सिंगल डिजिट में कभी भी नहीं आएगा, वो नहीं आ पाया। मुझे तो नहीं लग रहा वो कभी भी नहीं आ आएगा। पाया। और अगर एक बात होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी 9 सेंट पे आ जाना, वो भी नहीं आ नहीं पा आया। रही है। तो उसकी वजह से हमें वो एडवांटेज नहीं मिल पा रहे जो अगर हाँ, इंटरनेशनल एडवांटेज पे भी पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया आपको 19%, जी। इंडिया में लगाया 50%, उसका क्या बेनिफिट ले रहे हैं आप? उसका बेनिफिट अभी तक देखें, ये अभी हुआ है, इनका अभी 15 दिन से 50% लागू हुआ है और कुछ ऑर्डर्स भी आने शुरू हुए हैं। उसके मतलब कुछ बारे में। इजाफा हुआ है आपके इजाफा एक्सपोर्ट में? इजाफा शुरू हो रहा है, लेकिन बात यह है कि जो इंटरनल मसाइल है ना, वो ज्यादा हैं। आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं आप? डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं। इतना ज्यादा है कि आपको उनको कम्पीट करना मुश्किल है। ठीक, तो सही। ये सारे मसाइल हैं। तो इसी के हवाले से अगर इसमें कुछ जो वादे किए जाते हैं अगर उसको पूरा किया जाए तो इंशाल्लाह ताला। चले, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, एक लफ्ज से बता दीजिएगा फारूक भाई कि क्या कहना चाहेंगे सिर्फ कराची के आवाम के लिए, बस एक जुमले में। कराची के लिए, कराची वालों, कराची के हक के लिए कराची वालों के को बाहर उठना निकलना पड़ेगा। और बहल ये जिन लोगों ने आपके मैंडेट को चुराया है, इनसे आपको लड़ना पड़ेगा और कानूनी जंग करनी पड़ेगी। जमात इस्लामी जो है वो इस काम को सर अंजाम दे रही है। हम जहाँ जो हमें जितना इख्तियार में मिला है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं और करने की कोशिश भी जी कर रहे शेख साहब, एक लफ्ज में। सिंध गवर्नमेंट को कराची के लिए काम करना चाहिए। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि सिंध की तरफ, कराची की तरक्की सिंध की तरक्की होगी, कराची की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की। थैंक यू सर, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया जनाब, आने तशरीफ लेकर। बात ये थी कुछ कम्युनिकेशन गैप भी था, वरना फिर ये सुखदेव साहब जो तर्जुमान हुकूमत सिंध थे वो भी पूरी तरह जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल फारूक साहब ने जो बातें की या शेख मोहम्मद तहसीन साहब ने बात की, वो बात पे यकीनी तौर पे मैं फैसला करने वाला कोई भी नहीं है। फैसला आपने करना है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये फैसला करें आवाम कि इस कराची शहर की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।